दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। इसी कानपुर में एक बस्ती पड़ती है तातियागंज, और इसी बस्ती में राम प्रकाश गौतम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में पत्नी राम गौतम और 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटी बेटी आराधना थी। राम प्रकाश गौतम ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। आराधना ने बीकॉम किया था और अब नौकरी की तलाश में थी। उधर उसके पिता उसकी शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। राम प्रकाश की ख्वाहिश थी कि उनकी लाडली और खूबसूरत बेटी की शादी किसी अच्छे और संपन्न परिवार में हो, ताकि उसे कभी किसी चीज की कमी न महसूस हो। ऐसा घर और वर ढूंढने में उन्हें पूरे 3 साल लग गए। आखिरकार काफी तलाश के बाद उन्हें अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट लड़का मिला, धर्मेंद्र गौतम उर्फ लाल जी। धर्मेंद्र के पिता दयाराम गौतम कानपुर देहात जिले के मैथा ब्लॉक के गांव दौलतपुर के रहने वाले थे। उनके 4 बच्चों में धर्मेंद्र सबसे छोटा था। धर्मेंद्र पढ़ा लिखा और सीआरपीएफ में नौकरी करता था। दयाराम गौतम के पास 10 बीघा खेतीहर जमीन थी, जिससे अच्छी फसल होती थी और उनकी आर्थिक हालत भी ठीक ठाक थी। राम प्रकाश गौतम को धर्मेंद्र हर तरह से एक अच्छा वर लगा, इसलिए उन्होंने आराधना की शादी उससे करने का फैसला कर लिया। फिर 6 अप्रैल 2003 को आराधना और धर्मेंद्र की शादी धूमधाम से कर दी गई। आराधना के मुकाबले धर्मेंद्र उम्र में बड़ा था और रंग भी सांवला था। धर्मेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। जब आराधना उसकी दुल्हन बनकर आई तो वो फूला नहीं समाया। आराधना भी समझदार थी। उसने न सिर्फ अपने पति बल्कि सास ससुर का भी दिल जीत लिया। देखते ही देखते उनकी शादी को 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में आराधना एक बेटे अभय और एक बेटी सुप्रिया की मां बन गई। बच्चों के आने से घर की खुशियां और बढ़ गई थी। धर्मेंद्र की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता था। जब छुट्टी मिलती तभी वो घर आ पाता था। लेकिन जब वो ड्यूटी पर चला जाता है तो आराधना की जिंदगी सूनी सूनी लगने लगती। दिन तो बच्चों के साथ हंसते खेलते कट जाता, लेकिन रातें तन्हाई से घिर जाती थी। आराधना की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी थी। ससुराल में अब उसे ताने सुनने को मिलने लगे। सास ससुर छोटी छोटी बातों पर तंग करने लगे और मायके से पैसे लाने का दबाव डालने लगे। जब उसने इनकार किया तो दहेज कम लाने की बातें कहकर उसे परेशान किया जाने लगा। शुरू शुरू में तो उसने सब कुछ सहन किया, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसे उम्मीद थी कि धर्मेंद्र बच्चों की खातिर उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति की बेरुखी ने उसका दिल तोड़ दिया। फिर उसने कानपुर कोर्ट में सीआरपीसी की धारा के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और भरण पोषण का केस कर दिया। जब धर्मेंद्र को केस की खबर लगी तो उसने सुलह करने के बजाय मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। आराधना 3 साल तक इंतजार करती रही कि शायद धर्मेंद्र मान जाए, लेकिन जब उसने कोई पहल नहीं की तो आराधना ने खुद ही अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। पिता की तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी करने का मन बना लिया। आराधना पढ़ी लिखी थी, उसने बीकॉम किया था और अकाउंट की ट्रेनिंग भी ली थी, इसलिए उसे नौकरी ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 2016 में उसे कानपुर के किदवई नगर के एक फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी और ये देखकर उसके पिता राम प्रकाश को भी सुकून मिला। आराधना रोज तातियागंज से अपने ऑफिस बस और टेम्पो से आती जाती थी। पहले वो मंधना से झकर कटी तक बस में सफर करती, फिर वहां से किदवई नगर तक टेम्पो लेती। उसका ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:15 बजे तक था। आमतौर पर वो रात 8 बजे तक घर पहुंच जाती थी। हाँ, अगर कभी ऑफिस में ज्यादा काम होता तो देर हो जाती।
लेकिन ऐसी स्थिति में वो पिता राम प्रकाश को फोन करके बता देती थी। आराधना जिस बस से रोज सफर किया करती थी, वो प्रवीण कुमार नाम का ड्राइवर चलाता था, जो चौबेपुर थाने के मालो गांव का रहने वाला था। प्रवीण एक ट्रैवल कंपनी की बस चलाता था, जिसका रूट मंधना से जाजमऊ तक था। रोज रोज बस में सफर करने के दौरान आराधना और प्रवीण के बीच बातचीत होने लगी। पहले हल्की फुल्की बातें हुई, फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ ही महीनों में ये दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। रविवार को आराधना की छुट्टी रहती थी और इत्तेफाक से प्रवीण भी उस दिन बस नहीं चलाता था, तो वे दोनों कभी मोती झील में साथ वक्त बिताते हैं, तो भी साईं मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। धीरे धीरे ये मुलाकातें उनकी आदत बन गई। प्रवीण उम्र में आराधना से 8 से 10 साल छोटा था। एक दिन प्रवीण ने आराधना से अपने प्यार का इजहार कर दिया, क्योंकि प्रवीण आराधना से बेइंतहा प्यार करने लगा था और चाहता था कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। लेकिन आराधना के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी। अभी तक उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ था, जिससे दोबारा शादी करने का सवाल ही नहीं उठाता था। हालांकि आराधना के दिल में प्रवीण के लिए जगह थी। वो भी उससे प्यार करती थी और ये एहसास उसे खुशी देता था, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों से बंधी थी। प्रवीण को उम्मीद थी कि वक्त के साथ आराधना का दिल बदलेगा और एक दिन वो उसे अपना लेगी। प्रवीण आराधना के प्यार में इतना डूब चुका था कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने घर वालों को भी अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया था, लेकिन परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मां बाप ने कहा कि एक शादीशुदा महिला से रिश्ता रखना ठीक नहीं है, गांव समाज क्या कहेगा। मगर प्रवीण ने उनकी बातों को सुना कर दिया। 16 दिसंबर 2019 की रात 9 बज रहे थे। राम प्रकाश गौतम बहुत परेशान थे। उनकी बेटी आराधना हमेशा रात 8 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन आज अब तक कोई खबर नहीं थी। उन्होंने कई बार उसके मोबाइल पर फोन किया, घंटी तो बज रही थी, लेकिन आराधना फोन नहीं उठा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, राम प्रकाश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर जब सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने रात 10 बजे अपने साले राम कुमार और भाई रमन गौतम को घर पर बुला लिया। जब दोनों आए तो उन्होंने सारी बात बताई। ये सुनकर बच्चे घबरा गए। काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया गया कि पुलिस को खबर देना ही ठीक रहेगा। फिर राम प्रकाश ने बिना देर किए पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी। सूचना मिलते ही कुछ देर बाद तातियागंज थाने की पुलिस राम प्रकाश के घर पहुंच गई। राम प्रकाश ने पुलिस को बेटी के बारे में पूरी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है, इसलिए आप लोगों को वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इस पर राम प्रकाश गौतम रात 11 बजे अपने भाई रमन और साले राम कुमार के साथ किदवई नगर थाने पहुंचे। उस समय एसआई राजेश पाठक वहीं मौजूद थे। राम प्रकाश ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी आराधना ड्यूटी से अब तक घर नहीं लौटी है, क्योंकि मामला एक महिला अकाउंटेंट के लापता होने का था। इसलिए एसआई पाठक ने बिना देर किए आराधना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी तलाश में जुट गए। ऐसा राजेश पाठक ने राम प्रकाश से आराधना का फोन नंबर लिया और तुरंत उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई और उसकी लोकेशन भी ट्रेस करवाई। डिटेल्स से पता चला कि उसका फोन आखिरी बार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में एक्टिव था। मामला गंभीर था, इसलिए एएसआई राजेश पाठक रात में ही आराधना के घर वालों को साथ लेकर कल्याणपुर थाने पहुंचे और वहां के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे को पूरी जानकारी दी। दोनों थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ शताब्दी नगर पहुंचे और वहां के मोबाइल टावर के 500 मीटर के दायरे में आराधना की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल आराधना के फोन का इंटरनेट बंद था, जिससे पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी। इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने कई बार आराधना के नंबर पर कॉल किया। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। पुलिस ने परिवार वालों के साथ सुबह 4 बजे तक खोजबीन की, मगर आराधना का कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हारकर पुलिस वापस लौट गई
दूसरी तरफ सुबह करीब 10 बजे कुछ लोग शताब्दी नगर स्थित जवाहरपुरम पार्क में पहुंचे। वहां झाड़ियों के बीच एक महिला का शव पड़ा देख उन्होंने तुरंत कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी। जानकारी होते ही थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने शव को देखा और तुरंत अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। फिर उन्होंने किदवई नगर थाने को भी सूचना भेजी, क्योंकि वहीं पर आराधना गौतम नाम की महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एसपी अपर्णा गुप्ता, सीओ अजय कुमार और किदवई नगर थाना इंस्पेक्टर राजेश पाठक तुरंत मौके पर पहुंचे। वे आराधना के पिता राम प्रकाश गौतम को भी साथ ले गए। घटना स्थल पर पहुंचकर जब राम प्रकाश ने झाड़ियों में पड़ा शव देखा तो रोते हुए बोले, ये मेरी बेटी आराधना है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ढांढस बंधाया और शव की बारीकी से जांच शुरू की। मृतका के गले पर खरोंच के निशान थे, जिससे यह साफ था कि उसकी हत्या रस्सी या तार से गला घोट कर की गई थी। शव से कुछ दूरी पर आराधना के कान की एक बाली गिरी पड़ी थी, जबकि दूसरी अभी भी उसके कान में थी। कुछ चूड़ियां टूटी हुई थी और उसका पर्स भी पार्क में पड़ा मिला। पुलिस ने जब आसपास का निरीक्षण किया तो घास पर घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शव को घसीटकर झाड़ियों तक लाया गया था। घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को लगा कि आराधना ने मरने से पहले हत्यारे से संघर्ष किया होगा। इसके अलावा यह भी साफ था कि हत्या किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने की थी, क्योंकि आराधना बिना किसी झिझक के उसके साथ यहां तक आई थी। पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया कि हत्या का मकसद सिर्फ जान लेना ही था, क्योंकि हत्यारे ने उसके गहनों को हाथ तक नहीं लगाया था। मौके से जरूरी सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के एलएलआर हॉस्पिटल भेज दिया। एसपी अपर्णा गुप्ता ने आराधना गौतम की हत्या को गंभीरता से लिया और किदवई नगर एसआई राजेश पाठक को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद भी उन्होंने किदवई नगर थाने में डेरा डाल दिया ताकि जांच में कोई ढील ना हो। एसआई राजेश पाठक ने पहले आराधना की गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या में बदल दिया और फिर जांच में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने आराधना के ऑफिस जैन ट्रेडर्स के मालिक और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आराधना पिछले 3 साल से वहां काम कर रही थी। वो हमेशा अपने टाइम पर ऑफिस आती और जाती थी और वहां किसी से उसका कोई विवाद नहीं था। जैन ट्रेडर्स में जांच के दौरान 2 चौंकाने वाली बातें सामने आई। पहला, 16 दिसंबर को 2019 को आराधना किसी का फोन आने के बाद शाम 6:15 बजे ऑफिस से निकली थी। दूसरा, ये कि पिछले कुछ दिनों से उसका झुकाव ऑफिस के कर्मचारी शोएब की ओर बढ़ गया था। जब थाना प्रभारी राजेश पाठक ने शोएब से पूछताछ की तो उसने माना कि उसकी और आराधना की दोस्ती थी, लेकिन हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। फर्म में पूछताछ के बाद पुलिस ने आराधना के पिता राम प्रकाश गौतम को किदवई नगर थाने बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। राम प्रकाश ने बताया कि आराधना की शादी कानपुर देहात के दौलतपुर गांव में रहने वाले धर्मेंद्र गौतम से हुई थी। आराधना के पिता राम प्रकाश गौतम ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र गौतम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में तैनात है, लेकिन धर्मेंद्र आराधना को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिस वजह से वो अपने 2 बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी थी। आराधना ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का केस भी दर्ज कराया था। धर्मेंद्र फिलहाल उस समय छत्तीसगढ़ में तैनात था, लेकिन उसने अपनी पहली पत्नी आराधना के रहते दूसरी शादी भी कर ली थी। राम प्रकाश ने शक जताया कि धर्मेंद्र ने ही अपने मामा प्रकाश और जयशंकर के साथ मिलकर आराधना की हत्या करवाई होगी, ताकि वो मुकदमे से बच सके और उसकी जिंदगी में कोई बाधा ना आए। पुलिस ने धर्मेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना तो धर्मेंद्र मिला और न ही उसका मामा प्रकाश और जयशंकर का कोई सुराग मिला। तीनों फरार थे। एसपी अपर्णा गुप्ता ने आराधना के पर्स की तलाशी करवाई तो पर्स से 2 मोबाइल फोन, कुछ नकदी, चाबी और सजने संवरने का सामान मिला। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक संदिग्ध नंबर मिला। जांच करने पर पता चला कि वो नंबर किसी राजेंद्र नाम के शख्स का था।
थाना प्रभारी राजेश पाठक ने राजेंद्र को उसके घर से उठाकर थाने लाए। थाने आते ही राजेंद्र घबराने लगा। उसने बताया कि उसके फोन से उसके दोस्त प्रवीण ने किसी महिला को कॉल किया था। प्रवीण तातियागंज चौबेपुर थाना क्षेत्र के मालो गांव में रहता था और बस ड्राइवर था। राजेंद्र ने यह भी कहा कि वो प्रवीण के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता। पुलिस ने प्रवीण को पकड़ने के लिए उसके घर छापा मारा, लेकिन वो पहले ही फरार हो चुका था। फिर पुलिस ने उसके कई रिश्तेदारों के घर दबिश थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तब पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए एक खास मुखबिर को लगा दिया। 18 दिसंबर 2019 को पुलिस को खास मुखबिर से खबर मिली कि प्रवीण कुमार गौशाला टेम्पो स्टैंड पर मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राजेश पाठक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, एक युवक मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रवीण कुमार बताया। पुलिस उसे थाने ले आई और आराधना गौतम की हत्या के बारे में पूछताछ की। शुरू में प्रवीण ने इस घटना में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। प्रवीण ने मोटरसाइकिल के डिग्गी से वो रस्सी भी बरामद कराई, जिससे उसने आराधना का गला घोटा था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और रस्सी अपने कब्जे में ले ली। प्रवीण और आराधना की कहानी कभी प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। जब प्रवीण का एक्सीडेंट हुआ और उसकी नौकरी छूट गई, तो उसे लगा कि आराधना उसके साथ खड़ी रहेगी और उसकी मदद करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने प्रवीण से बात करना भी बंद कर दिया। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जब उसने पता किया तो उसे मालूम चला कि आराधना अब ऑफिस में शोएब के करीब आ चुकी है। ये जानकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आया। उसने आराधना से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर आराधना ने उसे झिड़क दिया और साफ कह दिया कि वो उसकी जिंदगी में दखल ना दे और पहले कुछ बनकर दिखाए, तब उससे बात करे। प्रवीण ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बार बार आराधना को फोन किया, लेकिन वो या तो कॉल काट देती या एक दो शब्द बोलकर फोन बंद कर देती। प्रवीण को अब लगने लगा था कि आराधना ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। उसका गुस्सा और जलन इतनी बढ़ गई कि उसने आराधना को खत्म करने जैसा एक खतरनाक फैसला कर लिया। 16 दिसंबर 2019 की शाम उसने अपने दोस्त राजेंद्र के फोन से आराधना को कॉल किया। पहले तो आराधना ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब प्रवीण ने बहुत जोर दिया तो वो राजी हो गई। शाम 6:15 बजे जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो प्रवीण वहां पहले से मौजूद था। वो उसकी बाइक पर बैठ गई और दोनों निकल पड़े। रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रवीण ने उससे शोएब के बारे में पूछा तो आराधना ने गुस्से में कह दिया कि ये उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे जो करेगी। ये सुनकर प्रवीण और ज्यादा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और सीधे जवाहरपुरम पार्क ले गया। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए पार्क सुनसान पड़ा था। वहां प्रवीण ने आराधना से सीधा सवाल किया, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आराधना ने बिना झिझके जवाब दिया, नहीं। इतना सुनते ही प्रवीण का गुस्सा भड़क गया और दोनों में बहस होने लगी। झगड़े और हाथापाई में आराधना की चूड़ियां टूट गई, कान की बाली गिर गई और उसका पर्स दूर जा गिरा। गुस्से में प्रवीण ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से उसका गला कस दिया। उसने आराधना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जब तक आराधना की सांसें थम नहीं गई तब तक उसने रस्सी नहीं छोड़ी। फिर उसके शव को घसीटकर झाड़ियों में छुपा दिया और बाइक पर वहां से भाग निकला। प्रवीण ने पुलिस को वो रस्सी भी बरामद करा दी जिससे उसने आराधना की हत्या की थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।